हेलो आरबीएससी बोर्ड राजस्थान में जो साइंस का जो पेपर है उसके लिए आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसमें आपको, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो इसमें आपको मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर वो सब लेके आ गया हूँ। या आपकी कोई तैयारी नहीं है इतनी अच्छी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे, जो आपके कुछ टिप्स बताऊंगा और आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना? तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर, तो इसमें हम बात करेंगे जो किस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है और कितने नंबर का वो चैप्टर होगा। तो वीडियो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत रहने वाला है उपयोगी। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, प्रश्नों के प्रकार एवं समय प्रबंधन। देखो, जो अवसर वाले सवाल आएंगे ना, बहुविकल्पी, वो आएंगे 15। हर एक नंबर का, यानी 15 नंबर तो आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है ना? और रिक्त स्थान होंगे ना, खाली जगह होंगे 7। एक नंबर के, यानी कि ये 7 नंबर आपके हो गए। अति लघुरात्मक जो एक लाइन का उत्तर देना पड़ता है वो होंगे 10। एक नंबर के, तो ये भी हो गए अपने 10 नंबर। फिर लघुतरात्मक जो 3-4 लाइनें के आसपास उत्तर होता है वो है 12। सबके 2-2 नंबर, तो ये हो गए 24। ठीक है ना? दीर्घ उत्तरात्मक जो आधा पेज या 7-8 लाइनों का उत्तर होता है वो आएंगे 4 सवाल, और सभी 3 नंबर के, यानी 4-3-12, तो ये नंबर हो गए। और निबंधात्मक आएंगे 3 सवाल, जो अथवा में आते हैं। लास्ट में 3 सवाल आते हैं अथवा में, यानी कि वो जो होंगे 6 होंगे सवाल। हमको कितने करने पड़ेंगे, तो 3 करने पड़ेंगे। तो वो 4-4 नंबर के होंगे, तो ये भी हो गए 12। तो टोटल जो अंक बार होगा वो होगा 80। टोटल अगर सभी प्रश्न मिला दे तो 51। और आपको पता है समय कितना होता है, 3.25 घंटे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये देखा गया है कि लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलाकर लगभग 70% तो अपना यहीं पर ही हो जाता है। यानी हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ, अवसद और छोटे वाले सवालों पर होना चाहिए। तो हमारे 70% तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि अध्ययनवार विषय विश्लेषण और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि आपको किस चैप्टर से के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? तो चलो पहले इकाई एक यानी कि रासायनिक, जो होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, जो पहले 4 चैप्टर उनके अंदर क्या क्या आएगा। जो पहले 4 चैप्टर है उसके अंदर टोटल आएंगे 25 अंक का है। ठीक है ना? यानी 80 में से 25 नंबर पहले 4 चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये कितने का है, तो 6 नंबर का है। ठीक है ना? इस अध्याय में समीकरणों को संतुलित करना प्राथमिकता, यानी कि आपको सबसे मेन काम होगा वो क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा हूँ ना, तो ये बराबर यही होगा कि C+O2 बराबर क्या हो जाएगा, CO2। जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, तो आपको अब इसको अगर संतुलित करना है तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2। और तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो ऐसे जो समीकरण संतुलित करने वाले सवाल आते हैं ना, वो इसमें सबसे मेन हमारा काम यही है। ठीक है ना? अब आगे तो सबसे मेन काम क्या है, समीकरण को संतुलित करना हमको सीखना है। वो मैं आपको सिखा दूंगा आगे वाले वीडियोस में। फिर इसमें क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। ये इंपॉर्टेंट है। वियोजन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे मेन हमारा यही है। अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन के प्रयोग, जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे में डालते हैं ना, तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, रंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ब्लू ब्लू से जो मटमैला हो जाता है ना, उसके बारे में वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे तब उनके ऊपर बात करेंगे। अभी हम मोटे तौर पर ये देख रहे हैं कि किस चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं और कितने नंबर के होते हैं। अगला जो अम्ल सार वाला है, ये 7 नंबर का, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा नंबर है इसके अंदर। यहाँ पीएच मापने की अवधारणा और दैनिक जीवन, ये इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता। ठीक है ना? जैसे अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर मिट्टी में क्षार की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे निपटान करना चाहिए। ठीक है ना? कास्टिक सोडा क्या है, तो ये सारी बातें ना दैनिक जीवन में अम्ल की जो बातें हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आगे देखो, क्लोर सार प्रक्रिया और विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधियां इसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इनके उपयोग निबंधात्मक प्रश्नों के लिए संभावित है। यानी जो निबंधात्मक सवाल आते हैं ना, उनमें से एक तो इसके ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा, तो ये है ना, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा, ये कैसे बनते हैं, इसके ऊपर एक सवाल आ जाएगा निबंधात्मक। देखो तीसरा तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। ये कितने का है, तीसरा चैप्टर है, तो ये 5 अंक का है। देखो, सक्रियता श्रेणी इस केंद्र की, इस अध्याय का केंद्र है। सक्रियता श्रेणी होती है ना, कि कौन सबसे सक्रिय कौन है, तो पोटेशियम, फिर सोडियम, ये जो सक्रियता श्रेणी है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूंगा आगे। देखो, धातुओं के निष्कर्षण की विधियां, जैसे वर्जन और निष्पादन, और लोहे को जंग से बचाने के उपाय,
यानी कि यशतलेपन, ये क्या है, अति लघुरात्मक इसमें से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये निष्पादन और भर्जन क्या है, निष्पादन और भर्जन होता है, जैसे अब कोई भी धातु प्राप्त होती है ना, तो उसको साफ करने की जो विधिया होती है ना, वो इन धातुओं का निष्कर्षण करना, यानी कि धातुओं को साफ करना। आगे ये देखो चौथा सवाल, चौथे चैप्टर का नाम है कार्बन और एवं उसके यौगिक। ये कितने का है, तो 7 अंक का है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, वहां पर इसका आपको टेलीग्राम यहाँ पर इसको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। कार्बन का देखो, कार्बन और उसकी यौगिक 7 अंक का, यानी कि ये हमारे लिए वापस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है ना। आईयूपीएसी नामकरण क्या था, वो था ना मिथेन एथेन, वो वाली बात है ना। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म प्रमुख विषय है। साबुन के मिशेल की संरचना, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको ऐसे ऐसे कर लें, साबुन के मिशेल की संरचना कैसे बनती है, ये तो एक बार यहाँ पर मैं स्टार भी लगा लेता हूँ, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखो आगे, अपमार्जकों के बीच अंतर अक्सर सचित्र वर्णन के रूप में पूछा जाता है, ठीक है ना। हमको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है साबुन के मिशेल की संरचना, ठीक है, कार्बन का सर्वतोमुखी गुण, ठीक है ना, कि उसकी जो संयोजकता 4 होती है, ये सारी बातें ना, ये है, ठीक है ना। एथेनॉल और एथेनोइक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे आ जाता है इकाई 2 जैव जगत, ठीक है ना। इसमें जो बायोलॉजी है ना, उसके ऊपर जो 4 चैप्टर है उनके बारे में, ठीक है ना। ये भी कितने का है, 25 का। तो 25 पहले 4 चैप्टर्स में से 25, और बाकी वाले जो 4 चैप्टर उसमें भी 25, यानी कि 1 से लेकर 8 चैप्टर तक टोटल कितने नंबर के हैं, 50 नंबर के। तो यहीं से आ जाती है ना। तो जिसको सेफ खेलना है, जिसको इतना नहीं पढ़ना है, वो पहले के जो 8 चैप्टर है ना, वो भी सही से पढ़ के जाएगा ना, तो उसमें से उसको आ जाएंगे 50 नंबर पूरे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव प्रक्रम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का है, 8 नंबर का है ना। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का सबसे उच्च अंक वाला अध्याय है। इसमें मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना, कौन सा, तो मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय की संरचना और वक्राणु की संरचना प्रमुख है। यानी कितने, एक, ये कितने हैं, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से एक कोई आएगा, नामांकित चित्र आएगा, ज्यादातर चांस से हृदय आ सकता है ना। तो हृदय का चित्र आपको एक बार याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है नियंत्रण और समन्वय, जो 6 नंबर का है, और ये छठा चैप्टर है। देखो इसके अंदर क्या आएगा, तंत्रिका कोशिका की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन की जो संरचना है ना, जिसका चित्र है, वो आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। प्रतिवर्ती चाप, मानव मस्तिष्क, इसके अंदर 3 टॉपिक ही है मेन। तो कौन कौन सा है, तंत्रिका कोशिका है एक, तो दूसरा कौन सा है, तो प्रतिवर्ती चाप, और तीसरा कौन सा है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य, विशेषकर कौन सा, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। आपको मानव मस्तिष्क पढ़ लेना सही से, और ये तंत्रिका कोशिका ये पढ़ लेना है। इनमें से इसका तो आ सकता है, चित्र बनाना आ सकता है, और इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, यानी कि ज्यादातर चांसेस है इसके ऊपर ही बनेगा। और मेन इसमें एक बार याद रख लेना कि हार्मोन्स के नाम याद रख लेना, पादप और जंतु हार्मोन है ना, उनके नाम याद रख लेना। जैसे पादप के कौन से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। अब आगे अगला 7वां चैप्टर है जीवों में जनन, ये कितने अंक का है, तो 7 अंक का, यानी कि ये भी ठीक ठाक नंबर का है। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, अलैंगिक जनन विधियां, जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, यीस्ट में कौन सा होता है, तो यीस्ट में भी मुकुलन होता है। ये सारी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अजनन, अलैंगिक जनन की विधियां, कायिक जनन क्या होता है, ये सारी है ना। और मानव प्रजनन तंत्र पर विस्तृत अध्ययन यहाँ अपेक्षित है, ठीक है ना। इसमें मानव जनन अंग है, उसके भी चित्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। और ये आपको याद करना है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट, यानी कि उसका जो चित्र होता है ना, पुष्प का जो है ना, पुष्प का जो चित्र होता है ना, ये इसका पुंकेसरण, ये पुंकेसरण, बीच में स्त्री के सरण, वो आपको याद करना होता है ना। परागकण की प्रक्रिया, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है। तो अगला चैप्टर आ जाता है अपने अनुवांशिकता, जो कि छोटा सा चैप्टर है, आप उसको भले, अगर आपको इतना नहीं है, आपको यानी कि सेफ खेलना है, पासिंग मार्क्स जितने आ जाएं कम कम पढ़कर भी, तो आप इसको भले स्किप कर सकते हो, क्योंकि 4 नंबर का ही है, ठीक है। इसमें क्या है, मेंडल का प्रयोग आएगा, ठीक है। एक संकरण, द्विसंकरण आएगा, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पढ़ के चले जाना काफी हो जाएगा।
विकास खंड हटने के बाद इसको छोड़ दो तो ये अपना याद है 8वां चैप्टर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब इकाई तीसरी है, वो कौन सी है? प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें देखो, इसमें प्रकाश की मेन बात होगी ना। तो 9वां चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन चीजें क्या है। इसमें देखो आप यहाँ भौतिकी के आधार पर यहाँ दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v बट्टा प्लस 1/u, ये आपको याद रखना है। और लेंस सूत्र सेम टू सेम है, अब प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सब क्या है? ये अब आगे जैसे जैसे क्लासें बढ़ेगी जो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना याद रख लो, ये जो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र क्या है इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आधारित कैसे सवाल आएंगे? तो संख्यात्मक, यानी कि जो गणित में आते हैं ऐसे सवाल आएंगे, कुछ आते हैं। और आगे देखो, किरण चित्रों का निर्माण विशेषकर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस उच्च अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। ये देखो, ये क्या होता है? किरण चित्र क्या होता है? जैसे अगर है ना मैं कहूँ, ये ऐसे ऐसे जो चित्र आपके है ना, ऐसे ऐसे कटता है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ऐसे आपको आने की संभावना है। इसको क्या बोलते हैं हम? किरण चित्र बोलते हैं। तो ऐसे सवाल आ सकता है, तो आपको उस अकॉर्डिंग तैयार रहना है। सवाल आएगा कि कोई अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति उसके वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? छोटा होगा बड़ा होगा? ऐसे सवाल आते हैं। तो एक जो सारणी दी गई है वो सारणी आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना। अब आगे देखो, 10वां चैप्टर मानव नेत्र और रंग बेरंगा संसार। ये सिर्फ 4 अंक का है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक एक तो मेंडल वाला 8वां चैप्टर और ये 10वां चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों कितने नंबर के? 4 नंबर के। जो इसके अंदर क्या क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? दृष्टि दोष, निकट और दूर दृष्टि दोष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये दृष्टि दोष पर मैं, आप अगर कहते हो तो मैं एक बार इसको वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आपको कर दो कमेंट एक बार। ठीक है ना। पार्ट 2 एक बार कमेंट कर दो, तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा चीजें ना। तो देखो, दृष्टि दोष के कारण और निवारण तथा प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे इंद्रधनुष बनना, तारों का टिमटिमाना, ये एक सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना। इसको याद रख लेना। तारे के टिमटिमाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, ये सब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है। तो ताकि आपको जब मैं अगला पार्ट लेके आऊँ उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखो, ये है जो विद्युत के चैप्टर है 2, उसमें पहला जो विद्युत चैप्टर है वो 7 अंक का, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद्युत वाला। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ओम का नियम, V बराबर IR। प्रतिरोध की निर्भरता किसके ऊपर करता है? तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी लंबाई और क्षेत्रफल पर क्या करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन यहाँ की क्या मुख्य सिद्धांत है, ये आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? तो जूल का तापन नियम, विद्युत शक्ति क्या है? P बराबर VI। ठीक है ना। पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ज्यादा, यानी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। एक आधा जो पीछे निबंधात्मक आते हैं ना, उनमें से निबंधात्मक आपको 3 ऑप्शन देते हैं। ठीक है ना। उसमें से एक आधा हो सकता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ओम का नियम क्या है। पहला ये। दूसरा, प्रतिरोध की निर्भरता किसके ऊपर करता है, यानी कि दूसरा। तीसरा क्या है? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, ये तीसरा टॉपिक। ठीक है। जूल का तापन नियम, ये चौथा टॉपिक। और विद्युत शक्ति क्या है? 5, यानी 5 टॉपिक है आपके। और आपके कितने नंबर बनेंगे? तो 7 नंबर बनेंगे। ठीक है ना। आपको ऐसे टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। पहले ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये तीसरा पढ़ लिया, फिर चौथा, फिर 5वां। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला कौन सा है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 अंक का है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण। ठीक है। दाहिना हस्त अंगुष्ठ नियम, ये इंपॉर्टेंट है। परिनालिका इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का बाएं व दाएं हस्त का नियम, ये क्या इंपॉर्टेंट है? यानी कि इसमें कितनी चीजें हैं? तो 1 2 3 और 4 चीजें ये सिर्फ है ना। तो ये पढ़ लेंगे तो बस फिर बात खत्म है। एक और ये याद रख लेते हैं, घरेलू परिपथ में भू संपर्क, जो अर्थिंग की वायर होती है वो किस काम आती है? छोटा सा 4-5 लाइनों का उत्तर है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और लघु पतन क्या, यानी शॉर्ट सर्किट, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। यानी ये तो सिर्फ 2-3 लाइनें के उत्तर है। बाकी मेन तो अपने क्या याद रखना है? फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो दाएं हाथ का नियम है ना,
वो याद रखना है। अगला है जो 13वां और लास्ट सवाल है, लास्ट चैप्टर है, उसका नाम क्या है? तो हमारा पर्यावरण, और ये कितने का है? 5 नंबर का है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आहार श्रृंखला, ठीक है। जो खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह जो होता है ना, एक एक पीढ़ी से यानी एक श्रेणी से जब दूसरी श्रेणी में जाता है ना, यानी कि जो पेड़ पौधों को, जैसे कोई शाकाहारी को जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है, तो उसमें 10% ऊर्जा कहाँ जाती है? तो आगे जाती है। तो ये खाली जगह में या अबशब्द में बनने वाला सवाल है, ठीक है ना। और इसमें एक बात ये इसको अब याद रख लेना, ओजोन परत का क्षय किससे होता है, क्या इसके नुकसान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कचरा प्रबंधन आप मन से भी लिख सकते हैं। तो यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो आप थोड़ा सेफ पढ़ना, जो ज़्यादा नंबर की जो पार्ट है ना, उन्हीं को आप प्राथमिकता देना, ठीक है ना। बाकी मैं इसके ऊपर मैंने मॉडल पेपर तैयार कर लिया है, इसको मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आप कमेंट कर दो पार्ट 2 और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।